हेलो एवरीवन। तो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एगी लर्नर्स पॉइंट पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोइल साइंस से पूछे जाने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, जो कि आपकी सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए बेस्ट यूजफुल रहने वाली है। तो बस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपकी जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो मृदा विज्ञान जो शब्द है, याद रखिएगा मृदा विज्ञान जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया था। ये लिया गया था लैटिन भाषा के शब्द से। और अगर आपसे पूछता है किस शब्द से मिलकर मृदा विज्ञान जो शब्द है इसका निर्माण हुआ था, तो याद रखिएगा किससे हुआ था, सोलम शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श होता है। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि मृदा विज्ञान किस भाषा का शब्द है, तब तो आपको क्या बताना है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। अगर आपसे पूछाता है कि जो मृदा विज्ञान है जो शब्द है, तो इसका निर्माण किस शब्द से हुआ है, तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा सोलम शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, फर्श होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, जो कि याद रखिएगा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपको एग्जाम में भी ये देखने को मिला है कि सोइल सैंपल्स को आपस में मिलाना क्या कहलाता है, तो उसे बोला था, याद रखिएगा पेडो डरवेशन। किस नाम से जाना चाहिए, याद रखिएगा सोइल सैंपल्स को आपस में मिलाना, ये बोला था है पेडो डरवेशन। अब ये होता क्या है, अब याद रखिएगा यहाँ पर जो सोइल सैंपल्स लेते हैं इसका प्रोसेस तो आप जानते होंगे कि जो हमारा फील्ड होता है, जो हमारा खेत होता है, उसमें क्या करते हैं, चारों तरफ से क्या ले लेते हैं, कुछ कुछ नमूने ले लेते हैं और एक बीच में से ले लेते हैं। इन सभी को आपस में मिलाना, याद रखिएगा जो 4-5 सैंपल लिए जाते हैं खेत के चारों तरफ से और बीच में से, इन चारों पांचों सैंपल्स को आपस में मिलाना क्या कहलाता है, याद रखिएगा पेडो डरवेशन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे, जो कि याद रखिएगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस घोषित किया गया है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, तो कौन सी होती है, 2015। किसे घोषित किया गया है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष तो होती है 2015। अब याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो याद रखिएगा मृदा की वह भौतिक दशा जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। ठीक है, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये, आपको AAO जैसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है बाई चांस कि ऐसी कौन सी मृदा की संरचना है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता, तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा सोइल टेक्सचर। याद रखिएगा सोइल जो टेक्सचर होती है इसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक परमानेंट कौन सा होता है फीचर, याद रखिएगा सोइल का परमानेंट फीचर वो होता है सोइल टेक्सचर, जिसे कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ओ सन्निस्तर कहाँ पर अनुपस्थित होता है। मतलब जो ओ सन्निस्तर पायस्ता है, आपने पढ़ा होगा कि ए भी हुआ, ओ हुआ, तो ये सभी क्या होते हैं, सन्निस्तर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा गया कि ओ सन्निस्तर कहाँ पर अनुपस्थित होता है। तो अगर हम बात करते हैं जो अनुपस्थित होता है ये होता है कृषि भूमि पर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कहाँ पर ये उपस्थित होता है, मतलब कहाँ पर ओ होरिजन पाया ऐसा है, तो ये पाया याद रखिएगा जंगलों में। ठीक है, याद रखिएगा ओ जो सन्निस्तर होता है ये जंगलों में पाया है, और जो हमारा मृदा होती है, ठीक है, जैसे कि जहाँ पर हम खेती करते हैं तो वहाँ पर ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया खेती करने के लिए सबसे अच्छी मृदा संरचना कौन सी होती है। याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेती करने के लिए सबसे अच्छी मृदा संरचना कौन सी होती है, तो वो होती है, याद रखिएगा क्रमबद्ध संरचना होती है। कौन सी होती है, क्रमबद्ध संरचना होती है। ठीक है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि मृदा जांच के पितामह, मतलब याद रखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है ML ट्रंक को बोला जाता है। याद रखिएगा कि फादर ऑफ सोइल टेस्टिंग किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है ML ट्रंक को बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ इंस्टीट्यूट से संबंधित है और ये भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो याद रखिएगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस किसे बोला जाता है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एक संस्था है और कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। याद रखिएगा भोपाल मध्य प्रदेश में कौन सी इंस्टीट्यूट है, ये होता है यार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अब याद रखिएगा एक होता है पेडोलॉजी, एक होता है एडेफोलॉजी। ठीक है, एक होता है पेडोलॉजी, एक होता है एडेफोलॉजी, और इन दोनों से ही जो डेफिनेशन होती है, याद रखिए इन दोनों की डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर आपसे पूछा था पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में आपको क्या बताना है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था पेडोलॉजी, तो पेडोलॉजी में आप क्या बताओगे,
तो पेडोलॉजी में आपको बताना है मृदा के उद्भव मतलब जन्म, वर्गीकरण और वर्णन के अध्ययन को पेडोलॉजी बोला जाता है। याद रखिएगा कि पेडोलॉजी का संबंध मतलब केवल मृदा का जो संबंध या फिर जो मृदा का केवल अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एक कॉमन लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहते हो तो केवल मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जिससे मृदा केवल मृदा का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, याद रखिएगा केवल मृदा मतलब मृदा के जन्म, उसके वर्गीकरण और उसके वर्णन का अध्ययन किया जाता है जिस शाखा में उसे बोला जाता है पेडोलॉजी। अब यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश करना कि इडेफोलॉजी किसे बोला जाता है। तो हमने जाना कि पेडोलॉजी तो केवल सोइल को बोला जाता है, और अगर आपसे पूछता है इडेफोलॉजी तो याद रखिएगा सोइल प्लस प्लांट, मृदा प्लस प्लांट क्या कहलाता है, याद रखिए ये कहलाता है इडेफोलॉजी। अब इसे आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर पूछा क्या गया है। तो अब यहाँ पर आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए इडेफोलॉजी की, तब आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन पौधे की वृद्धि, मृदा के विभिन्न गुणों का अध्ययन पौधे की वृद्धि, पोषण एवं उपज के संबंध में अध्ययन करना क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। अब आपको इस लाइन से समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन सोइल प्लस प्लांट क्यों लिखा है, क्योंकि याद रखिएगा इडेफोलॉजी में सोइल का अध्ययन किससे किया जाता है, प्लांट के साथ संबंध किया जाता है। याद रखिएगा कि सोइल का प्लांट के संबंध में जो अध्ययन किया जाता है इसे ही बोला जाता है इडेफोलॉजी। दोबारा से देख लीजिए कि केवल सोइल का अध्ययन क्या कहलाता है, पेडोलॉजी, और सोइल प्लस प्लांट का अध्ययन क्या कहलाता है, याद रखिएगा इडेफोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह मृदा कौन सी है जो लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अभी हमने बात की मृदा संरचना, तो मृदा संरचना सभी प्रकार की फसलें हैं उनके लिए कौन सी उपयुक्त होती है, वो होती है क्रम्बी। और अगर आपसे पूछा था मृदा, ठीक है यहाँ पर बात की थी मृदा संरचना की, और अगर आपसे पूछा था कौन सी मृदा सभी प्रकार की जो फसलें होती है उनके लिए बेस्ट मानी जाती है, तो होती है याद रखिएगा सैंडी लॉन मतलब बलुई दोमट मृदा होती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि लाल मृदा मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा था याद रखिएगा लाल मृदा, तो लाल मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मृदा से ही संबंधित है कि लाल मृदा तो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में। और अगर आपसे पूछता है लेटेराइट मृदा, तो लेटेराइट जो मृदा होती है ये पाई जाती है कर्नाटक व केरल में। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन आपको एफओ जो एग्जाम हुई थी अभी, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, एफओ में ये पूछा गया था कि लाल मृदा सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है, तो कहाँ पर पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि लकड़ी का विघटन मुख्यतः किस सूक्ष्मजीव के द्वारा किया जाता है। अब याद रखिएगा लकड़ी का पूछा गया है, मतलब जो वुड होती है इसका जो डिकम्पोजिशन किया जाता है, क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है, इसका जो विघटन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है एक्टिनोमाइसीटीज के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में ग्रहण करती है। याद रखिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है। तो वो कौन कौन सी होती है, याद रखिएगा धान और आलू होती है। बाकी जितनी भी जो फसलें होती है वो सभी क्या करती है, याद रखिएगा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती है। याद रखिएगा मैंने इस क्वेश्चन को आपको कई बार बताया है कि अगर आपसे पूछता है कि ऐसी कौन सी फसल है जो नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में ग्रहण करती है, तब तो आपको केवल याद रखना है धान और आलू। और अगर आपको इन दोनों क्रॉप के अलावा कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब कोई सी भी फसल के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि मान लीजिए ज्वार, ठीक है, कि ज्वार नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करती है, तब आपको क्या बताना है, याद रखिएगा नाइट्रेट रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो अमोनिया रूप में ग्रहण किया जाता है, तो याद रखिएगा जो अमोनिया जो उर्वरक होते हैं इनको रिड्यूस्ड जोन में दिया जाता है। किस जोन में दिया जाता है, याद रखिएगा अपचयित क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं अमोनिया जो उर्वरक दिया जाता है तो इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखिएगा रिड्यूस्ड जोन में किया जाता है, अपचयित क्षेत्र में किया जाता है। और अगर आपसे पूछता है नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो इनका प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ऑक्सीडाइज्ड जोन में किया जाता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस याद हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि ह्यूमिक अम्ल घुलनशील किस में होता है। तो अगर हम बात करते हैं ह्यूमिक अम्ल, तो ये किस में सोल्यूबल होता है, ये होता है क्षारीय घोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी फसल है जिसका प्रयोग मुख्यतः हरी खाद के लिए किया जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है ग्रीन मैन्यूर, तो ग्रीन मैन्यूर के लिए किस फसल को सामान्यतः लिया जाता है, तो याद रखिएगा सनई को लिया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। वैसे अगर हम बात करते हैं हरी खाद के लिए, तो हरी खाद के लिए याद रखिएगा लोबिया का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये कॉमन
क्वेश्चन है जो कि ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो आपको जो राइट आंसर बताना है वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही बताना है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाओगे इजिली जब ऑप्शंस देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कुसुम की खली में नाइट्रोजन कितना होता है। इसको मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपसे पूछता है कुसुम, तो कुसुम में कितना होता है, याद रखिएगा 7.9 या 7.8% होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मूंगफली की खली में, याद रखिएगा मूंगफली की खली में कितना नाइट्रोजन होता है, तो ये होता है 7.3 होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है मूंगफली के बारे में, तो मूंगफली में नाइट्रोजन कितना होता है, याद रखिए ये होता है 7.3% होता है। और अगर आपसे पूछता है कुसुम की खली में नाइट्रोजन कितना होता है, तब आपको क्या होता है यार, हाँ 7.9% होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा किसकी खली में नाइट्रोजन पाया है, तब आपका राइट आंसर क्या रहेगा, याद रखिएगा कुसुम में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और वो कितनी होती है 7.9% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसान खाद किसे बोलता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कल ही मैंने क्लियर कराया था कि किसान खाद याद रखिएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बोलता है। किसे बोलता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बोलता है। और अगर आपसे पूछता है किसान खाद में नाइट्रोजन कितना होता है, तो ये होता है याद रखिएगा 25 से 28% होता है। और इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो किसान खाद होता है ये क्या होता है, उदासीन तत्व होता है। क्या होता है, उदासीन उर्वरक होता है। क्या होता है, उदासीन उर्वरक होता है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा कैन किसान खाद, इसका जब हम प्रयोग करते हैं खेत में, तो या तो ये अम्लीय नहीं छोड़ता है और नहीं सार ये अपना प्रभाव छोड़ता है, मतलब क्या होता है, उदासीन तत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस उर्वरक का नाम बताइए जिससे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, तो ये पाया है, याद रखिएगा निर्जलीय अमोनिया में। कितना होता है, 82% नाइट्रोजन पाया है। आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा आज तक कि यूरिया में पाया है कितना होता है, 46% होता है। लेकिन याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन किस में पाया है, तो किस में पाया है, वो पाया है याद रखिएगा निर्जलीय अमोनिया में। कितना होता है, 82% होता है, जो कि याद रखिए यूरिया से लगभग 2 गुना होता है। कितना होता है, 82% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पोषक तत्वों की अनिवार्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अगर हम बात करते हैं अनिवार्यता का सिद्धांत, तो ये दिया गया था आर्नन और स्टाउट के द्वारा। और अगर आपसे पूछा था कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन सी प्रक्रिया है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्ले मृदा को बलुई मृदा में मिलाया जाता है। मतलब यहाँ पर याद रखिए एक मृदा को दूसरी मृदा में मिलाया जा रहा है। टर्म को थोड़ा समझिए, ये जो टर्म होती है ना, उनसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपको अक्सर एग्जाम में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया अगर आप क्ले मृदा को बलुई मृदा में मिलाते हो, तो इस टर्म को, इस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है याद रखिएगा मार्लिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, मार्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड लाइन में भी यही आपको बताया गया है कि क्ले मृदा को बलुई मृदा में मिलाना क्या कहलाता है, मार्लिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हो, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियोस आपको साथ साथ मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है तो जाइएगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा उपलब्ध नाइट्रोजन की गणना किससे की जाती है। अब याद रखिए यहाँ पर तीनों क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर ये बताऊंगा नहीं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि याद रखिएगा ये तो वैसे ही कॉमन क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि उपलब्ध नाइट्रोजन की गणना किससे की जाती है, तब आपको क्या बताना है, एल्केलाइन परमैंगनेट विधि से किया जाता है। अगर आपसे पूछता है कि पोटेशियम और सोडियम की गणना किस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से की जाती है, तो ये की जाती है फ्लेम फोटोमीटर यंत्र की सहायता से। और अगर आपसे पूछता है कार्बनिक कार्बन की जो गणना की जाती है ये किसके द्वारा की जाती है, किस मेथड के द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है यार क्या, वाल की और ब्लैक मेथड के द्वारा की जाती है। दोबारा से देख लीजिए कि उपलब्ध नाइट्रोजन की गणना एल्कलाइन परमैंगनेट विधि से, पोटेशियम सोडियम की गणना फ्लेम फोटोमीटर से, और कार्बनिक कार्बन की गणना वाल की और ब्लैक मेथड से की जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद में हमें नेक्स्ट क्लास जो अटेंड करनी है, तो याद रखिएगा आपको अगर क्लास का टाइम याद नहीं है तो सुबह आपकी क्लास है 9:15 पर लगती है। ठीक है, सुबह आपकी जो क्लास का टाइम है ये है 9:15 पर आपको सभी को प्रेजेंट हो जाना है। ओके, तो जल्दी से हम मिलते हैं फिर 9:15 पर। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।